आज से पढ़ेंगे हम जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी के बारे में। आज से पढ़ेंगे बायोलॉजी। तो इसमें सबसे पहला चैप्टर है कोशिका। सबसे पहले कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कोशिका कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। साइटो माने कोशिका, लॉजी मीन्स अध्ययन करना। कोशिका है जीवन का निर्माण खंड है या जीवन की मौलिक इकाई या भौतिक इकाई कहते हैं। और जीवन का संरचनात्मक और कार्यात्मक आधार जो है कोशिका होती है। कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज सबसे पहले है मृत कोशिका। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। यह कार्क में किया था। इसकी खोज कार्क में किया था रॉबर्ट हुक ने। कोशिका विज्ञान के जनक कहलाते हैं रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज कब की थी? मृत कोशिका की खोज 1665 में की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। और जीवित कोशिका की खोज एंटनी वान ल्यूवेनहाक ने की थी। ल्यूवेनहाक ने की थी तब पानी के तालाब के पानी में। कब? 1674 में की थी। और कोशिका सिद्धांत किसने किया था? कोशिका सिद्धांत दिया था 1838 में स्लाइडन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत तैयार किया था, जिसमें कहा गया कि सभी जीवित जीव कोशिकाओं से बने हैं और कोशिका जीवन की मूल इकाई है। 1865 में 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने अपना प्रसिद्ध कोशिका सिद्धांत ओमनिस सेलुला ई सेलुला प्रकाशित किया, जिसका अर्थ है नई कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से बनी हैं। मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अंडाणु है। यह मादा यौन कोशिका है। और मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका कौन है? शुक्राणु है, जो पुरुषों में होती है यौन कोशिका है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है और मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है। पुरुषों में सबसे बड़ी कोशिका कौन है? न्यूरॉन है। यह सबसे लंबी कोशिका भी है। महिलाओं की सबसे छोटी कोशिका क्या है? आरबीसी है। और सबसे बड़ी कोशिका कौन है? शुतुरमुर्ग का अंडा है। और सबसे छोटी कोशिका कौन है? माइक्रोप्लाज्मा है। यह एक जीवाणु है। कोशिका के भाग। पहला है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। यह एक पतली, लोचदार एवं लचीली संरचना है। यह जंतु कोशिकाओं में कोशिका का सबसे बाहरी आवरण है। पौधे की कोशिकाओं में यह कोशिका भित्ति के ठीक नीचे स्थित होता है। और कोशिका झिल्ली का कार्य क्या है? यह एक सुरक्षात्मक बाधा के रूप में एक अंगरक्षक की तरह कार्य करता है। यह कोशिका को आकार देती है। यह आंतरिक सामग्री को धारण एवं उसकी सुरक्षा करती है। यह पदार्थों के अंदर और बाहर गति को नियंत्रित करती है। चयनात्मक पारगम झिल्ली के रूप में यह कार्य करती है। इसकी संरचना जो है प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। प्रोटीन 50% होता है और लिपिड जो है 50% होता है। लिपिड फास्फोलिपिड होता है और कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बना होता है। कोशिका झिल्ली के आर पार की गति। इसमें है विसरण। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अणुओं की स्वतः स्फूर्त गति को ही विसरण कहते हैं। विसरण की दर सबसे ज्यादा गैस में होती है, फिर द्रव में, फिर ठोस में। इसका उदाहरण है अगरबत्ती की गंध का प्रसार। और परासरण। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जल का प्रवाह, लेकिन अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से होता है। कोशिका परासरण के माध्यम से जल को अवशोषित करती है। इसमें किसी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती और यह एक संतुलन अवस्था तक बना रहता है। सक्रिय परिवहन या उत्क्रम प्रसरण। कोशिका झिल्ली के पार अणुओं का कम सांद्रता वाले क्षेत्र से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर आवागमन होता है। इसके लिए कोशिकीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। विलयन किससे बना होता है? विलेय और विलायक से मिलकर विलयन बनता है। यहाँ पे दिया हुआ है प्रकार, विसरण, कोशिका पर प्रभाव, विलेय या विलेय वियस विलायक। पहला है समपराशरी। ये इसमें का विवरण क्या है? यह एक समान विलयन होता है और कोशिका पर प्रभाव, कोशिका आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसमें विलेय जो है विलायक के बराबर होता है। दूसरा है अल्प पराशरी। अल्प परासारी यह तन विलयन में होता है। इसमें कोशिका फूल जाती है, मतलब स्फुट होती है जब विलेय कम होता है और विलायक अधिक होता है। और अति पराशरी कब होता है? जब सांद्रित विलयन होता है। इसमें कोशिका सिकुड़ जाती है, ये मतलब जीवद्रव्य सिकुड़न होता है। इसमें विलेय की मात्रा ज़्यादा होती है और विलायक कम होता है। स्फीति।
दाब कोशिकाओं के विस्तार और व्यापक वृद्धि का कारण बनता है। कोशिका भित्ति, यह केवल पादप, जीवाणु, कवक और शैवाल में मौजूद होता है। कोशिका भित्ति एक जीवित संरचना नहीं है। कोशिका भित्ति चयनात्मक पारगम्य कोशिका झिल्ली के विपरीत अणुओं के मुक्त मार्ग की अनुमति देती है। यह कोशिका को कठोरता और आकार प्रदान करती है। यह कोशिका को संरचनात्मक सहायता एवं सुरक्षा प्रदान करती है। कोशिका भित्ति की सामग्री, पहला जीवाणु, यह पेप्टिन और पेप्टिकोग्लाइकन की बनी होती है। कवक में काइटिन की बनी होती है। पादप में सेलुलोज की बनी होती है। और शैवाल में जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज या पेक्टिन की बनी होती है। ग्लाइको कैलिक्स, यह सतही परत जो जीवाणु में कोशिका झिल्ली को ढकती है। इसके बाद है गुणसूत्र। गुणसूत्र कोशिकाओं के नाभिक में धागे जैसी संरचनाएं होती हैं जिनमें डीएनए और जीन होते हैं। वे आनुवंशिक जानकारी को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक ले जाते हैं। गुणसूत्र के घटक क्या है? डीएनए और प्रोटीन है। इसमें जो प्रोटीन होता है हिस्टोन होता है। कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? एक पुरुष में 46 गुणसूत्र होते हैं, मतलब 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। 22 जोड़ी यह कायिक गुणसूत्र होते हैं। एक जोड़ा जो है वो लिंग निर्धारित करता है। अगर XX है तो महिला होगी और XY गुणसूत्र है तो पुरुष होगा। डीएनए आनुवंशिक जानकारी रखता है जो जीन जो डीएनए के कार्यात्मक खंड है, इस जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संचारित करने के लिए जिम्मेदार है। डीएनए अणु की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक मिशर ने की थी 1869 में। द्विकुंडलीय संरचना किसने दिया था? वाटसन और किक ने दिया था 1953 में। कोशिका द्रव्य वह तरल पदार्थ है जो कोशिकाओं को भरता है। यह वह हिस्सा है जो प्लाज्मा झिल्ली और परमाणु आवरण के बीच स्थित होता है। कोशिकांग कोशिका द्रव्य में मौजूद होते हैं। साइटोसोल, कोशिका द्रव्य का जलीय या जल आधारित तरल भाग को ही साइटोसोल कहते हैं। कोशिका द्रव्य समावेशन, कोशिका द्रव्य के गैर जीवित घटक जैसे रंग द्रव्य, पोषक तत्व आदि यह दो रूपों में मौजूद होते हैं, यूक्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन। पहला यूक्रोमैटिन शिथिल रूप से पैक होता है, अनुलेखन रूप से सक्रिय होता है, जबकि दूसरा है हेटेरोक्रोमैटिन, यह सघन रूप से पैक होता है और अनुलेखन रूप से निष्क्रिय होता है। कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमैटिन संघनित होकर गुणसूत्र बनाता है। इसके बाद है केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है। यह विभिन्न कोशिका अंगों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 में। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज कब की थी? 1831 में की थी। केंद्रक कोशिका के केंद्र में पाया जाता है। केंद्रक एक यूकैरियोटिक कोशिका में सबसे बड़ा अंग है। यह दोहरी झिल्ली वाला होता है। केंद्रक एक दोहरी परत वाली परमाणु झिल्ली से घिरा होता है जो नाभिक के कोशिका द्रव्य से अलग करता है। यह केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य के बीच सामग्री की अनुमति देता है। जीव द्रव्य कोशिका का जीवित पदार्थ है और यह नाभिकीय अम्ल, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट जैसे जैव अणुओं से बना होता है। केंद्रक द्रव्य एक प्रकार का जीव द्रव्य है। यह शब्द 1839 में पुरकिंजे द्वारा गढ़ा गया था, जो मोटे तरल पदार्थ से बना होता है और डीएनए से बने क्रोमैटिन फाइबर का निर्माण करता है और आमतौर पर यूकैरियोटिक कोशिकाओं के नाभिक में पाया जाता है। केंद्रक द्रव्य की सामग्री, पहला केंद्रक यूकैरियोटिक कोशिकाओं के नाभिक के भीतर एक विशिष्ट गैर झिल्ली बद्ध संरचना है जो मुख्य रूप से राइबोसोम के निर्माण में अपनी भूमिका के लिए जाना जाता है। दूसरा, क्रोमैटिन सामग्री। क्रोमैटिन डीएनए और प्रोटीन, मुख्य रूप से हिस्टोन का एक जटिल संरचना है जो कोशिका की आनुवंशिक सामग्री बनाता है। कोशिका के प्रकार,
पहला प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसका आकार 1 से लेके 10 माइक्रोमीटर होता है। इसकी केंद्रक इसमें अनुपस्थित होता है और इसमें केंद्रिका जो है अनुपस्थित होती है। कोशिका अंगक अनुपस्थित होता है। इसका गुणसूत्र एकल होता है। उदाहरण के लिए जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया मतलब नीला हरा शैवाल और माइक्रोप्लाज्मा। यूकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार 10 से लेके 100, इसमें केंद्रक उपस्थित होता है और केंद्रिका इसमें उपस्थित होती है। कोशिका अंगक उपस्थित होता है और गुणसूत्र 1 से अधिक होता है। उदाहरण के लिए पादप एवं जंतु कोशिकाएं आदि। जीवाणु कासाभिका। कासाभिका सूक्ष्म बाल जैसी संरचनाएं हैं जो कोशिका की गति में शामिल होती है। कासाभिका एक सर्पिल संरचना है जो कासाभिक प्रोटीन से बनी होती है। कासाभिका संरचना 3 भागों में विभाजित होती है। पहला आधारभूत शरीर, कुंडली और तंतु। आधारभूत शरीर बेसल निकाय, यह कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव्य झिल्ली से जुड़ी होती है। कुंडली, यह तंतु के आधार पर मौजूद एक व्यापक क्षेत्र है और तंतु कुंडली से निकलने वाली पतली भाल जैसी संरचना होती है। इसके बाद है कोशिकांग। कोशिकांग कोशिकाओं के भीतर विशिष्ट झिल्लीबद्ध संरचनाएं होती हैं जो कोशिका शरीर के अंगों की तरह ही कोशिका के अस्तित्व और कार्य के लिए आवश्यक विशिष्ट कार्य करती हैं। सूत्रकणिका, इसकी लंबाई 1 से लेकर 2 माइक्रोमीटर होती है और इसका व्यास 1 से लेकर 6 माइक्रोमीटर होता है। गुणसूत्र कोशिका की नियत कार्यक्रमित मृत्यु में भी शामिल होता है। इसे कोशिका का ऊर्जागृह भी कहा जाता है, जो ऊर्जा बनाने के लिए एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है। एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा भी कहा जाता है। गुणसूत्र सूत्रकणिका की 2 झिल्लियां होती हैं। पहला बाहरी झिल्ली जो प्राकृतिक रूप से छिद्रयुक्त होती है और आंतरिक झिल्ली यह एटीपी संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होती है। सूत्रकणिका का स्वयं का डीएनए और राइबोसोम होता है। इसका आकार सॉसेज जैसा होता है। राइबोसोम में झिल्ली नहीं होती है। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक कोशिका संरचना है। राइबोसोम के खोजकर्ता जॉर्ज एमिट प्लाडे थे। 1955 में राइबोसोम की खोज की थी। अंतःपर्दवीय जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह थैलीनुमा संरचनाओं का एक जाल है। यह एक तरफ प्लाज्मा झिल्ली से और दूसरी तरफ बाहरी परमाणु झिल्ली से जुड़े होते हैं। अंतःपर्दवीय जालिका कोशिका द्रव और केंद्रक के बीच परिवहन का काम करता है। जहर और दवाओं को विसरण कर यह दवाओं और जहर को विसरण करता है। यकृत में चिकनी अंतःपर्दवीय जालिका द्वारा कोशिका वर्णक 4P450 नामक एंजाइम के माध्यम से करता है। इसका प्रकार लंबी नलिकाएं होती हैं और कोशिकाएं और सिस्टर्नी। इसके कार्य क्या है? इसमें है एक खुरदरी अंतःप्रवित जालिका है, एक चिकनी अंतःप्रदत्ती जालिका है। सबसे पहले खुरदरी अंतःप्रदव्य जालिका, इसकी सतह पर राइबोसोम होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होते हैं। दूसरा चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका, इसकी विशेषता राइबोसोम की अनुपस्थिति है। यह लिपिड और वसा के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ राइबोसोम अनुपस्थित होता है। गाल्जी काय, इसकी खोजकर्ता कैमिलो गाल्जी थे। 1898 में इसकी खोज की थी। यह पुष्टिकाय कुंड और रिक्तिका से मिलकर बना होता है। गाल्जी निकाय के 2 प्रमुख भाग होते हैं। पहला सिसफिस, यह उत्तल होता है और नाभिक की ओर होता है, प्राप्त करने वाला भाग होता है। और दूसरा है ट्रांसफिस, यह अवतल होता है और प्लाज्मा झिल्ली की ओर होता है। यह परिपक्व या शिपिंग भाग है। गाल्जिका के कार्य, यह प्रोटीन और वसा की संवेष्टन मतलब पैकेजिंग और प्रेषण के लिए जिम्मेदार होता है। इसे कोशिका का डाकघर भी कहा जाता है। यह सरल शर्करा से जटिल शर्करा बनाने में शामिल होता है। यह लाइसोसोम बनाता है।
लाइसोसोम, इसे कोशिका की आत्महत्या थैली कहा जाता है। लाइसोसोम पाचन एंजाइमों खुरदरी अंतःप्रद्युति जालिका में से निर्मित होते हैं, जो कोशिका के अपशिष्ट निपटान प्रणाली के रूप में कार्य करते हैं। जब कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो लाइसोसोम फट जाते हैं, जिससे एंजाइम अपने ही कोशिका को बचा सकते हैं। रिक्तिकाएं, रिक्तिकाएं झिल्ली से बची ठोस या तरल भरी थैली जैसी संरचना होती है। पादपों में ये बड़ी और स्पष्ट होती है और कोशिका आयतन का महत्वपूर्ण भाग 50 से 90% घेरती है। यह कोशिका रस को संग्रहित करती है। वे कोशिकाओं को स्थिरता और कठोरता प्रदान करती हैं। पौधों की कोशिकाओं में रिक्तिकाएं आमतौर पर अस्थायी, बड़ी और केंद्रीय संरचनाएं पाई जाती हैं। जंतुओं में जंतु कोशिकाओं में रसधानी छोटी, अधिक संख्या में और अक्सर अस्थायी होती है। वे ग्लूकोजन और प्रोटीन का भंडारण करते हैं। कोशिका रस में शामिल है अमीनो अम्ल, शर्करा और कार्बोनिक अम्ल। पैरोक्सिसोम, यह बीटा ऑक्सीकरण के माध्यम से वसा अम्ल की बहुत लंबी श्रृंखला को तोड़ता है। इसमें ऑक्सीकरण एंजाइम जैसे उत्प्रेरक होते हैं जो हानिकारक हाइड्रोजन पेरोक्साइड को पानी और ऑक्सीजन में बदल देते हैं। यह मुक्त कणों को हटाने वाले के रूप में कार्य करता है, जिससे कोशिका को विषमुक्त करने में मदद मिलती है। लवक या प्लास्टिड, लवक केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होते हैं, जंतु कोशिकाओं में नहीं। लवक का अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। लवक के प्रकार: पहला, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक हरे लवक होते हैं। इनमें क्लोरोफिल होता है, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार वर्णक है। इनमें जेंतोफिल और केरोटीन जैसे पीले और नारंगी रंगद्रव्य होते हैं। हरित लवक अणुओं में मैग्नीशियम होता है, जो भोजन संश्लेषण या प्रकाश संश्लेषण के दौरान सौर ऊर्जा को पकड़ने के लिए आवश्यक है। दूसरा है वर्णित लवक, क्रोमोप्लास्ट। वर्णित लवक में विभिन्न प्रकार के वर्णक होते हैं जो रंग प्रदान करते हैं। जैसे टमाटर में लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है, मिर्च में लाल रंग कैसेंथिन के कारण होता है। तीसरा है आवर्णीय लवक। आवर्णीय लवक रंगहीन लवक होते हैं जो मुख्य रूप से भंडारण में शामिल होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला, मंड लवक, यह इसमें कार्बोहाइड्रेट का भंडारण होता है। दूसरा, प्रोटीन लवक, इसमें प्रोटीन का भंडारण होता है। तीसरा, वसा लवक, इसमें वसा का भंडारण होता है। कोशिका विभाजन वह प्रक्रिया है जिसमें एक मूल कोशिका 2 या 2 से अधिक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। कोश विभाजन का कारण क्या है? जीव की उत्पत्ति या पुरानी या मृत और घायल कोशिकाओं को प्रस्तावित करना है। युग्मक निर्माण, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। गुणसूत्री विभाजन एवं अर्धसूत्री, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर। समसूत्री विभाजन यह दैहिक कोशिकाओं में होता है, मतलब शारीरिक कोशिकाओं में। इसमें नाभिक केवल एक बार विभाजित होता है, 2 संतति कोशिकाएं उत्पन्न करता है। समसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाएं द्विगुणिक मतलब 2n होती हैं। गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिकाओं के समान होती है। कोशिकाएं एक दूसरे और जनक कोशिका से आनुवंशिक रूप से समान होती है। इसमें वृद्धि, सुधार और अलैंगिक जनक के जनन के लिए उत्तरदायी होती है। इसमें आनुवंशिक विविधता उत्पन्न नहीं होती है। खराबी से कर्क मतलब कैंसर रोग हो जाता है। इसके बाद है अर्धसूत्री विभाजन, जनन कोशिकाओं में होता है। इसमें प्रजनन कोशिकाओं। अर्धसूत्री विभाजन, इसमें यह जनन कोशिकाओं में होता है। इसमें नाभिक 2 बार विभाजित होता है, 4 संतति कोशिकाएं उत्पन्न करता है। संतति कोशिकाएं एक गुणिक मतलब n होती है। गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिकाओं से आधी होती है। कोशिकाएं एक दूसरे और जनक कोशिकाओं से आनुवंशिक रूप से भिन्न होती है। इसमें युग्मक, अंडाणु और शुक्राणु कोशिका के निर्माण के लिए उत्तरदायी होते हैं। आनुवंशिक भिन्नता, विनिमय, क्रॉसिंग ओवर और स्वतंत्र वर्गीकरण के कारण होती हैं। खराबी से आनुवंशिक विकार हो सकते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम और क्लाइफेल्टन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम आदि।
कोशिका चक्र, इसमें पहला जीवन चक्र मतलब जीवन चरण मतलब अंतराल एक, कोशिका बढ़ती है और अपने सामान्य कार्य करती है, डीएनए प्रकृति की तैयारी करती है। दूसरा है यश चरण मतलब संश्लेषण, कोशिका अपने डीएनए की प्रकृति बनाती है, प्रतिकृति बनाती है, प्रत्येक गुणसूत्र की 2 समान प्रतियां बनाती है। इसके बाद है G2 चरण मतलब अंतराल 2, कोशिका बढ़ना जारी रखती है और समसूत्रण की तैयारी करती है। यह सुनिश्चित करती है कि डीएनए प्रतिकृति पूरी हो गई है और कोशिका विभाजन के लिए तैयार है। समसूत्रण चरण, इसमें कोशिका के नाभिक और कोशिका द्रव्य का विभाजन शामिल होता है। कोशिका कंकाल, साइटोस्केलेटन, कोशिका कंकाल कोशिका को संरचनात्मक सहायता प्रदान करने के लिए मदद करता है। कोशिका कंकाल कोशिका की गति में मदद करता है। तारककाय, सेंट्रल सिंड्रोम, तारककाय सूक्ष्म नलिकाओं को व्यवस्थित करने के लिए जिम्मेदार होता है, जो कोशिका संरचना, गति और विभाजन के लिए आवश्यक होते हैं। प्रत्येक तारक केंद्रक एक बेलनाकार संरचना होती है, जो 9+0 या 9+2 के रूप में व्यवस्थित सूक्ष्म नलिकाओं से बनी होती है। सूक्ष्म नलिकाएं, माइक्रोट्यूबुल्स, सूक्ष्म नलिकाएं ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनी खोखली बेलनाकार संरचनाएं होती हैं, जो कोशिका कंकाल का हिस्सा बनती हैं। संरचनात्मक सहायता प्रदान करती हैं, कोशिका गति को सुगम बनाती हैं और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। पादप कोशिका, इसमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। यह प्रकाश संश्लेषण के लिए हरित लवक उपस्थित होता है। आकार में लगभग आयताकार होती हैं। इसमें बड़ी रिक्तियां उपस्थित होती हैं। पादप कोशिका में लवक उपस्थित होते हैं। सूत्रकणिका की संख्या कम होती है। इसमें संचित खाद्य पदार्थ स्टार्च होता है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए हरित लवक अनुपस्थित होता है। जंतु कोशिकाएं आकार में छोटी, अनियमित या गोल होती हैं। इसमें छोटे रिक्तिकाएं उपस्थित होती हैं। इसमें लवक जो है अनुपस्थित होता है। सूत्र कणिका की संख्या अधिक होती है। संचित खाद्य पदार्थ ग्लाइकोजन होता है। जंतुओं में डीएनए प्रतिकृति। डीएनए प्रकृति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोशिका विभाजन से पहले अपने डीएनए की एक सटीक प्रतिलिपि बनती है। यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक नई कोशिका को समान आनुवंशिक जानकारी मिले। जंतु कोशिका में डीएनए प्रतिकृति के लिए आवश्यक एंजाइम। पहला हेलिकेज, यह एक घुमावदार एंजाइम है जो दोहरे श्रृंखला डीएनए को तनाव से मुक्त या असंगठित करता है। दूसरा है टोपोइजीमेर, यह एंजाइम डीएनए को उलझाने से रोकता है, मतलब अतिकुंडलन से बचाव करता है। डीएनए प्राइमेज, यह एंजाइम डीएनए प्रतिकृति शुरू करता है, नए पहल का उत्पादन होता है। डीएनए पॉलीमरेज, यह एंजाइम कोशिका विभाजन के दौरान कोशिका में डीएनए की मात्रा को दोगुना करता है, निर्माता की भूमिका निभाता है। इसके बाद है डीएनए लाइगेज, यह एंजाइम डीएनए की श्रृंखलाओं को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। यह गोंद की तरह कार्य करता है। प्रतिलेखन वलूमकारी, यह आरएनए पर आधारित डीएनए के पूरक तंतु बनाने की प्रक्रिया है। अर्धसंरक्षी डीएनए प्रतिकृति, यह डीएनए की प्रतिलिपि बनाकर दो नए दोहरे श्रृंखला वाले डीएनए अणु बनाने की प्रक्रिया है, जिनमें से प्रत्येक में एक मूल श्रृंखला और एक नया श्रृंखला होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यह अर्धसंरक्षी डीएनए प्रतिकृति मॉडल दिया गया है। इसके बाद अंतःकोशिकी ग्रहण या बाह्य कोशिकी ग्रहण। अंतःकोशिकी ग्रहण एक प्रकार का सक्रिय परिवहन है, जहां एक कोशिका बाहरी पदार्थों को अपने अंदर ले जाती है और उन्हें अंदर लाने के लिए एक पुटिका बनाती है। इसमें फेगोसाइटोसिस कोशिका द्वारा खाना और पिनोसाइटोसिस, जिसे कोशिका द्वारा पीना कहते हैं, जैसी प्रक्रियाएं शामिल है। उदाहरण के लिए अमीबा द्वारा खाद्य कणों का फंसना आदि। बाह्य कोशिकी ग्रहण एक कोशिकीय प्रक्रिया है, जहां एक कोशिका
पुटिकाओं का उपयोग करके अणुओं को कोशिका से बाहर ले जाती है, जो कोशिका झिल्ली के साथ जुड़ जाते हैं और उसकी सामग्री को बाह्य स्थान में छोड़ देते हैं। इसे कोशिका उल्टी के रूप में भी जाना जाता है। उल्टी के कण कोशिका अंतर्ग्रहण से अपचित अवशेष हैं, जैसे एंजाइम और हार्मोन।